हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें हम लोग 7 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम इंडिया के लोकसभा सेशन से। हुआ क्या कि कल लोकसभा का सेशन था एंड कल लोकसभा के सेशन में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर भी प्रेजेंट थे। एंड जब एक डिस्कशन स्टार्ट होना था अबाउट द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन द यूक्रेन, मतलब जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उससे रिलेटेड डिस्कशन था, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंसर करे, उस पर बात करे कि भाई इस वॉर से क्या इंप्लीकेशंस होंगे, रशिया के साथ हम लोग कैसे रिलेशंस मेंटेन करने वाले हैं, यूक्रेन पे हम लोग क्या स्टैंड लेंगे, ये सारी चीजें। हम लोग पीस चाहते हैं कि रशिया के साइड है कि यूएस के साइड है, ये सारी चीजें। इस चीज पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है। उन्होंने बोला कि देखो, इंडिया है ना, इंडिया जब बोलो तब हेल्प करने को तैयार है, लेकिन पीस के थ्रू, है ना। इंडिया जब चाहे तब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट करवाने में हेल्प कर सकता है, कभी भी, जब भी आप हेल्प मांगे, जब भी कोई भी हेल्प मांगेगा, लेकिन इन अ पीसफुल मैनर। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला, देखो हम चाहते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि रशिया जो हमारा सबसे वन ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टनर है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ट्रेड में अगर हम बात करें डिफेंस से भी, एंड डिफेंस से सबसे ज्यादा रहता है हमारा। एंड उसके साथ साथ क्रूड ऑयल भी हम लोग लेते हैं, गैस भी, हम नेचुरल गैस भी हम लोग लेते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर रशिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और हम नहीं चाहते कि इस क्राइसिस के चलते हमें रशिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे भी कट डाउन हो। ठीक है, ये चीज़। एंड उन्होंने यही बोला है कि हम चाहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हो बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो स्टेबल बनी रहे। एंड इसका मतलब यही है कि इंडिया जो है वो विलिंग है कि हो सकता है कि आगे चलकर अगर सैंक्शंस कंटिन्यू रहे रशिया के ऊपर, तो इंडिया रशिया के साथ रूबल और इंडियन करेंसी रुपी में ट्रेड करेगा। ओके, सो व्हाट हैपन, तो श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत भयंकर तरीके से है। मतलब आम जनता सड़क पे आ चुकी है, आ गई है। मतलब उन्होंने उन्होंने प्रोटेस्ट करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि हमें प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे से रेजिग्नेशन चाहिए, वो रिजाइन करें। इस चीज को लेकर कल श्रीलंका के पार्लियामेंट में जो चीफ विप होता है, विप का मतलब देखो, पार्लियामेंट में विप का मतलब जो है, विप अगर किसी को बना दिया गया तो विप का मतलब ये है कि उसके कहने पर उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स होंगे वही एक्शन लेंगे जो वो बोलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान के चलो इंडिया में, तो इंडिया में हर पार्टी का अपना विप होता है। बीजेपी का विप होगा पार्लियामेंट में, कांग्रेस का विप होगा, तृणमूल कांग्रेस का विप होगा। तो हर पार्टी का अपना विप है। अब विप का काम क्या होता है, अब मान के चलो बीजेपी का विप है ना। अब विप का सिंपल सा काम है, जैसे कि अगर आपने सर्कस में देखा होगा, सर्कस में क्या होता है, हंटर होता है। तो वो हंटर हर एनिमल को हंट करता है, मतलब डराता है कि भाई आपको मेरे डायरेक्शंस फॉलो करना है, अगर आपने नहीं किया तो आई बीट यू। डराता है, मतलब मारता नहीं है, वो डराता है। ठीक है, कि अगर आप मेरे डायरेक्शन फॉलो नहीं करोगे, तभी देखा कि कभी कभी एलिफेंट होता है, वो उसको बोलते हैं बैट पकड़ो, बैट पकड़ने लगता है, फुटबॉल किक करो तो फुटबॉल किक करने लगता है। सेम गोज विद दी लायन और टाइगर, है ना। तो सेम गोज विद द विप इन द पार्लियामेंट। तो उस स्पेसिफिक पार्टी का जो विप होगा, तो वो जो चाहे वो करवा सकता है अपने पार्टी के मेंबर से। अगर उसने बोल दिया, विप ने अगर बोल दिया कि इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, तो सारे मेंबर सपोर्ट करेंगे। उसने बोल दिया कि अगर इस बिल का अगेंस्ट में जाना है, इस बिल का सपोर्ट नहीं करना है, तो सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इंडिया है, इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है। मान के चलो विप की बात नहीं मानी, तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी मानी जाएगी और आपको पार्टी से निकाला भी जा सकता है। तो वही, तो जो चीफ विप है गोतबाया राजपक्षे के पार्लियामेंट में, उनकी पार्टी के उनके उनके पार्टी के चीफ विप है पार्लियामेंट में, उनका सिंपल सा कहना है कि देखो, श्रीलंका के अराउंड 6.9 मिलियन लोगों ने उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और आप उनसे ऐसे रेजिग्नेशन नहीं मांग सकते। हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस का आंसर दिया जाएगा, उसको इवेट किया जाएगा, ये चीज उन्होंने बोला है। और इस चीज को लेकर उन्होंने स्टेप भी उन्होंने बोला कि उन्होंने श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट की एक पैनल अपॉइंट भी करी है ना। एंड दैट पैनल विल लुक इनटू द डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड रिकवरी। अब देखो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का जो मतलब है वो ये है, जैसे भी श्रीलंका में क्राइसिस हो रखे हैं, तो श्रीलंका ने बहुत सारी कंट्री से डेट ले रखा है।
है ना। तो क्रेडिटर और डेटर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ, डेटर बोलता है कि हमारे यहाँ भाई अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जो हमें लोन देना था क्या वो हम बाद में लोन दे सकते हैं, डिफर्ड कर सकते हैं, या फिर कम इंटरेस्ट रेट लग सकता है, ये सारी चीजें। तो वो होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। मतलब जैसे कि मान के चलो इंडिया ने लोन दे रखा होगा श्रीलंका को, है ना, तो अभी इंडिया के साथ उसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनेगा। वो इंडिया के साथ बोलेगा कि भाई देखो हम जितना इंटरेस्ट रेट दे देते हैं हम उतना नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इंडिया भी बोल देगा ठीक है आप हमारे नेबर हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में दे देना या फिर कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दे दो। ये सारी चीजें, वो होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। जब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो तो डेटर क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट करता है क्या कि कि डेट जो है वो हम कम इंटरेस्ट या फिर डेट जो है कुछ समय के लिए डिफर्ड कर देंगे। तो ये सारी चीज डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। मूविंग फर्दर, सो कल प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आरिफ अलवी उन्होंने बोल दिया है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सॉरी, कि प्रेसिडेंट के सॉरी जो जनरल इलेक्शन है पाकिस्तान में उसकी डेट फिक्स कर दी जाए। ठीक है, उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सो विल मूव फर्दर। या नहीं, सिटी न्यूज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड दैट्स अबाउट कि जम्मू एंड कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट वर्चुअल ई म्यूजियम। अब देखो है क्या, एक एजुकेशनलिस्ट थी, कश्मीरी एजुकेशनलिस्ट अतीक बानो। अब अतीक बानो जिनकी डेथ 2017 में हो गई थी, बट उनका एक उन्होंने उनका 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 एक बेसिकली उन्होंने काम किया था बिफोर दी डेथ इन 2017 कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए थे जम्मू एंड कश्मीर से डोर टू डोर, and these collections of Atik Bano throws a light on the lives and customs of rural Kashmir in the 18th and 19th century। ठीक है, तो जो कलेक्ट किए गए थे आर्टिफैक्ट्स और जो भी आइटम्स बाय दी आतिक बानो बिफोर हर डेथ, तो वो डिपिक्ट करते थे, दिखाते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में 18th और 19th जम्मू एंड कश्मीर में 18th और 19th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी, लोग कैसे रहते थे, लोगों का पहनावा क्या था, ये सारी चीजें रूरल कश्मीर, स्पेसिफिकली रूरल कश्मीर। इस चीज को लेकर जो उनका कलेक्शन है उस कलेक्शन को गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दे दिया है एंड दैट कलेक्शन विल बी गिवन अ टाइटल ऑफ ई म्यूजियम, फर्स्ट वर्चुअल ई म्यूजियम। तो कश्मीर को अपना पहला वर्चुअल ई म्यूजियम मिल चुका है, मतलब आप ऑनलाइन उस म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, so again on the state news, so what happened, so Bengali writer अमार मित्रा, उनको कल ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो देखा जाए तो ओ हेनरी अवार्ड इट्स गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड अमार मित्रा को जो मिला है उनके 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 वर्क जो कि उन्होंने 1977 में लिखा था गुआन बारो, उसको लेकर उनको ओ हेनरी अवार्ड मिला है। एंड 2 दिन चीजें लिख लेना, जैसे कि ओ हेनरी अवार्ड कब फाउंड हुआ था, सो दिया हुआ है 1919 में। ठीक है, सो 1919 में ओ हेनरी अवार्ड हैज बीन फाउंडेड एंड अमार मित्रा को इस बार अवार्ड मिला गया ओ हेनरी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड उसके साथ साथ उनको किस वर्क के लिए, सो गुआन बारो जो कि उन्होंने 1977 में लिखी थी। सो गुआन बारो इज समथिंग के इट्स अबाउट के जो लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर के, लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर कैसे ढूंढना है, उसके क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, और गुआन बारो जो है वो अमार मित्रा बेसिकली वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा था। मूविंग फर्दर, या ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, इसको हम डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। सेकेंड वन इट्स अबाउट दी जो 3 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं उसमें से एक अम्ब्रेला स्कीम को यहाँ डिस्कस किया गया, मिशन वत्सल्य, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द 3 अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द सीबीआई, इसको अपन डिस्कस करेंगे, इसका अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं। ओके, चलो, द फर्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। अब यहां पर ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा गया ना वो इस
बेस पे लिखा गया कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, वो भी इंडिया की विजिट पर थे। 1 टू 3 अप्रैल से वो इंडिया की विजिट पर रहे और बहुत सारी चीजें हुई। वो बीजेपी के हेडक्वार्टर भी गए एंड वहां पर उन्होंने बीजेपी के लोगों से मुलाकात करी और बहुत सारी चीजें। और देखा जाए तो जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है आपके शेर बहादुर देवबा, वो ऐसा नहीं है पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका 5th टाइम है। और फर्स्ट बार जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 985 में बने थे। ठीक है, तो उनके लिए कोई नया नहीं है द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन दी टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, सबसे पहले ऑथर ने बताया कि इस विजिट से क्या पॉजिटिव आउटकम निकले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी कि देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत पहले से 2 साल हो चुके हैं, 2 ढाई साल हो चुके हैं, रेल लिंक बन गया है जयानगर जो कि बिहार में है और खुर्ता जो कि नेपाल में है, उसको जोड़ने का, है ना। तो एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2 साल पहले, जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया नेपाल को, इंडिया में जयानगर एंड नेपाल में आपका कुर्ता। लेकिन वो ऑपरेशनलाइज्ड नहीं था। ठीक है, तो उस चीज को अब ऑपरेशनलाइज करने लगे, वो अब ऑपरेशन में आ चुका है। मतलब कंप्लीट हो चुका था लेकिन उस पर कोई उसको स्टार्ट ही नहीं करा था। तो इस विजिट से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, पहला पॉइंट। जिससे जो 787 करोड़ प्रोजेक्ट 787 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था, जो कि डोरमेंट पड़ा हुआ था, वो फिर से क्या मतलब ऑपरेशनलाइज्ड हो गया, स्टार्ट हो गया। दूसरा सेकंड प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट जो था, एंड दैट्स अबाउट द कनेक्टिंग द तिला टू मिर्चैया, जो कि देखा जाए तो मिर्चैया जो है वो इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, उसको लेकर है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसको एग्जिम बैंक ने कंस्ट्रक्शन किया है, कंसेशन लोन दिया है उसको 200 करोड़ रुपीस का, उसके बेस पे ये बनाया गया। फिर देखा जाए तो महाकाली ट्रीटी जो कि 1996 में साइन हुई थी, जब मिस्टर शेर बहादुर देवबा पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और इंडिया की विजिट पर आए थे, है ना, 1986 में महाकाली ट्रीटी। और महाकाली ट्रीटी इट्स समथिंग अबाउट दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि शारदा एंड टनकपुर बैरेज को कवर करता है एंड अराउंड 6700 मेगा वॉट ऑफ पंचशेरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कवर करने वाला है। ठीक है, तो पंचशेरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और हमने पढ़ा भी था एक बार कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि इंडिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो मिल जाएगी। एंड इंडिया का जो एम्बिशन है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे ना जाके रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, उसकी सफिशिएंसी के लिए सोलर एनर्जी हमारे लिए अभी इंडिया में इतना बना नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फुलफिल कर सकती है सारी प्रॉब्लम्स को, और उसके लिए हमें नेपाल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि नेपाल में ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो पंचशेरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी महाकाली ट्रीटी में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, जिससे जो एम्बिशियस $7 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड स्टेप लिया है, उसने थोड़ा फॉरवर्ड स्टेप लिया है, ये सारी चीजें। अब यहां पर ऑथर ने बताया कि चाइना का कैसे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। यहां पूरा ऑथर ने ना पूरा डिस्क्राइब किया है कि चाइना जब नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी तब से क्या रिलेशंस हैं। तो ऑथर ने खुद बताया कि देखो जब मोनार्की थी ना नेपाल में, तो चाइना का जो रिलेशंस था आपके नेपाल से, वो सिर्फ तिब्बतन रेफ्यूजी कम्युनिटी तक ही रिलेटेड था, उससे ज्यादा उनका कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन चाइना हमेशा से जानता था कि अगर हमें साउथ एशिया पे अपना डोमिनेंस दिखाना है तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेपाल कैन बी अ गेटवे। ओके, और जब नेपाल से मोनार्की हटी तो नेपाल ने पॉलिटिकल पार्टीज एंड वहां के जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंडिया और नेपाल के रिलेशन हमेशा से सही रहे। हुआ क्या, 2014 में जब 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी एक पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि बहुत सच्ची पॉलिसी थी। लेकिन जब 2015 में उन्होंने विजिट भी किया, ऐसा नहीं है 2015 में विजिट नहीं किया, उन्होंने विजिट भी किया 2015 में, बट नहीं सॉरी अगस्त 2014 में विजिट किया था, लेकिन रिलेशनशिप 2015 में खराब हो गए 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन क्या था कि ऐसा एलिगेशन लगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इंटरफेयर कर रहा है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में इंटरफेयर कर रहा है, पहला प्रॉब्लम बताया गया। दूसरा प्रॉब्लम यह बताया गया कि इंडिया जो है ना अनऑफिशियल ब्लॉकेट लगा रहा है
ये प्रॉब्लम बताई गई। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स बताई गई जिसके चलते एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बनने लगा नेपाल के अंदर और नेपाल के लोगों में। जिसके चलते हुआ क्या कि और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली थे, जिससे और ज्यादा रिलेशंस खराब हो गए, है ना। ये सारी चीजें हुई क्योंकि केपी शर्मा ओली इंडिया के लिए इतना ज्यादा इतने फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे वो। वो चाइना के ज्यादा फेवर में रहे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 2016 में केपी ओली बीजिंग की विजिट पे चले गए और उन्होंने वहां पर चाइना के साथ एग्रीमेंट ऑन ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन कर लिया। तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब हुए तो वो चाइना के क्लोज चले गए। तो चाइना के साथ उन्होंने क्या कर लिया, ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके चलते चाइना के 4 सी पोर्ट्स एंड 3 लैंड पोर्ट्स पर एक्सेस मिल गया नेपाल गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके साथ साथ 2017 में फर्स्ट एवर विजिट की गई चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम आपको $32 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, और ग्रांट प्रोवाइड की भी, मिलिट्री ग्रांट प्रोवाइड की। उसके बाद चाइना ने ओवरटेक कर लिया इंडिया को एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन दी नेपाल। तो अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है नेपाल में वो चाइना से आता है, ना कि इंडिया से। इंडिया से ऑलरेडी इंडिया 2018 तक हाईएस्ट था, लेकिन 2019 से अब चाइना हाईएस्ट है। उसके बाद चाइना अब ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में देखा तो चाइना जो है ना वो अभी एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इन दी कंट्री ऑफ नेपाल। एंड उसके साथ साथ ऑथर का यही कहना है कि देखो, अगर हमें चाइना के प्रेजेंस को ग्रो करने से रोकना है या फिर इंडिया को और ज्यादा ग्रोथ करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपने ही काम पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि चाइना के प्रेजेंस को कम करने पे काम करना चाहिए। तो इंडिया को अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। अगर इंडिया अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, अपने रिलेशंस की तरफ काम करना स्टार्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली चाइना का जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड फिर ऑथर का यही कहना है कि इंडिया जो है ना वो रिलेशनशिप खराब अफोर्ड नहीं कर सकता नेपाल के साथ। ये चीज बताई गई। फिर ऑथर का कहना है कि हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं इंडिया और नेपाल के। तो उन्होंने दो डिफरेंस बताए हैं। तो पहले डिफरेंस बताया कि 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया नेपाल गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज अबाउट दी ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। एंड बाय दिस ट्रीटी ओपन बॉर्डर रहेंगे इंडिया नेपाल के, और नेपाल नेशनल जो है वो इंडिया में काम कर सकते हैं, उनके पास राइट टू वर्क होगा। लेकिन इस चीज को, इस ट्रीटी को नेपाल जो है ना वो देखता है कि एज एन इम्प्लीकेशन कि इंडिया अपनी डोमिनेंस का यूज कर रहा है नेपाल के ऊपर, और ओपन बॉर्डर और नेपाल नेशनल्स को राइट टू वर्क दिया गया इंडिया में, वो एक तरीके से चैरिटी है। और इंडिया चाहता है कि नेपाल मर्ज हो जाए, और ये सारी चीजें जो कि एक पॉलिटिकल जो एंटी इंडियन पॉलिटिकल जो बना हुआ है, एंटी इंडियन पॉलिटिकल सेंटिमेंट बना हुआ है नेपाल के अंदर, वो ऐसा अ, वो ऐसा फैलाते हैं, चीजें फैलाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो इसी चीज को लेकर बताया गया कि ये ट्रीटी जो है, इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि इस ट्रीटी में क्या हो, जिससे चलते जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बने हुए हैं वो हट जाए। दूसरा डिमोनेटाइजेशन रहा। हुआ क्या, देखो डिमोनेटाइजेशन आने से इंडियन नेशनल्स के करेंसी तो एक्सचेंज हो गए विद द न्यू करेंसी, बट बिफोर डिमोनेटाइजेशन और आफ्टर डिमोनेटाइजेशन प्रेजेंट में भी नेपाल नेशनल के पास राइट होता है कि वो अराउंड 25,000 रुपीज तक की इंडियन करेंसी होल्ड करके रख सकते हैं, है ना, उनके पास राइट है। तो अब डिमोनेटाइजेशन के समय जिन्होंने होल्ड करके रखी हुई थी इंडियन करेंसी, उनकी तो उनको लेकर उनके करेंसी एक्सचेंज को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुई। उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प नहीं करी उनकी, जिसके चलते बहुत सारे नेपाल नेशनल्स को अपना लॉस झेलना पड़ा। ओके, ये चीज बताया गया। फिर बोला एक और थर्ड प्रॉब्लम बताई, वो है बाउंड्रीज को लेकर कि हाँ, दो एरियाज हैं जहां पर बाउंड्रीज को लेकर इशू है। बाकी 98% ऑफ द बॉर्डर जो है इंडिया नेपाल का वो ऑलरेडी डिमार्केटेड है ना। आपका 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 जो एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया, बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया इन 1816, उससे उससे तो बाउंड्रीज डिमार्केट हो गई थी। बट दो इश्यूज है that is a bone of contention between the India and Nepal border issues, that is Kalapani and Susta। उन दोनों को भी अभी रिजॉल्व करने की जरूरत है, ये बताया गया। मूविंग फर्दर, सो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द चाइल्ड एट द सेंटर। अब देखो, इसमें तीन चीजें पढ़नी है बस, इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता रहा है कि इसमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो, विमेन
एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके 3 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, ठीक है। 3 अम्ब्रेला स्कीम कौन सी हैं? आपका मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन शक्ति एंड मिशन पोषण 2.0। देखो, अब मिशन पोषण 2.0 की बात करें तो मिशन पोषण 2.0 जो है ना वो अम्ब्रेला है फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का, ठीक है, जिसमें आंगनवाड़ी की बात होती है, जिसमें न्यूट्रिशन फूड जो है वो देने की बात होती है टू दी आपके टू दी चिल्ड्रंस इन द रूरल इन द रूरल स्कूल्स, ठीक है। उसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम की बात की जाती है इसमें। सो पोषण 2.0 देखा जाए तो इट्स अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, चाइल्ड के न्यूट्रिशन डेवलपमेंट को लेकर, आंगनवाड़ी को लेकर, अर्लियर एजुकेशन को लेकर। मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति इट्स अबाउट दी विमेन एजुकेशन को लेकर, विमेन की सेफ्टी को लेकर, ठीक है, विमेन चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर। तो मिशन शक्ति स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी आपका विमेन एंड गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब मिशन वत्सल्य जो है वो है आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। कैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन? मान के चलो जैसे चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट होता है या चाइल्ड को मारा जाता है, तो उसके लिए उसके उसके उस चीज को, उन चिल्ड्रंस को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, उन चिल्ड्रंस को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए क्या बनाया गया था? मिशन वत्सल्य। तो मिशन पोषण इज समथिंग अबाउट के फूड, न्यूट्रिशन फूड, आंगनवाड़ीज। मिशन शक्ति स्पेसिफिकली टू दी विमेन एंड गर्ल चाइल्ड, एंड मिशन वत्सल इट्स कवर ऑल दी चिल्ड्रंस, उनके 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 प्रोटेक्शन को लेकर, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़नी है बस, ये 3 स्कीम्स पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, बाकी यहां बताया गया कि व्हाट आर दी कंपोनेंट जो हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपके फॉर दी मिशन वत्सल्य के। तो बताया गया सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर हो गई। तो बताना चाइल्ड केयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर है, तो केयर की बात हो रही है, तो मिशन वत्सल्य इज अबाउट दी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज हो गई, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही चीज पढ़नी है। 3 स्कीम्स क्या बोलती है ये, गूगल पे सर्च करो और इनके बारे में खुद पढ़ो। बाकी मैंने बता दी, ओवरव्यू बता दिया कि बोलता क्या ये 3 स्कीम्स। सो दीज आर दी 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। अब जैसे कि मान के चले, जैसे मिशन पोषण के अंदर कौन सा आता है? मिड डे मील स्कीम हो गया, है ना। जैसे मिशन शक्ति के अंदर कौन सी स्कीम आती है? उज्ज्वला हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मिशन शक्ति के अंदर आएगा, ठीक है। ये सारे स्कीम्स आती हैं बहुत सारी स्कीम्स, लेकिन ये 3 स्कीम्स हैं, इनके अंदर सारे सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। Moving towards the next editorial, that's about the candid conversation about the cased parrot. So it's about कि अभी जो हमारे CGI है एनवी रमन्ना, वो अभी एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे और लेक्चर में उन्होंने कंडेम किया कि कैसे सीबीआई जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करता है टू प्लीज दी पॉलिटिशियंस, जो कि गलत है। और उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? एक हमें अम्ब्रेला एजेंसी बनानी चाहिए जो कि ओवरव्यू रखेगा, ओवरसी रखेगा ऑन ऑल द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इस चीज को लेकर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा। सबसे पहले उन्हें यही बताया गया कि एक चीज यहां नोट डाउन कर लेना, दोनों चीजें लिख लो यहां पर। द फर्स्ट थिंग कि सीबीआई जो है, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक एक्ट से बना है। कौन सा एक्ट? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे सीबीआई के, वो कौन थे? डीपी कोहली। और सीबीआई 1963 में नाम पड़ा था इसका। और इससे पहले बिफोर 1963 सीबीआई का जो नाम था वो क्या था? स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आपका उसका नाम हुआ करता था 1963 में, फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सीबीआई। और डीपी कोहली इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। अब ऑथर ने यहां पर बताया गया, उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और जो सीजीआई का कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो कि अभी उनके प्रेजेंट स्टेप है जिससे वो लोग पॉलिटिशियंस को प्लीज करते हैं। और स्पेसिफिकली उन्होंने सीबीआई को मेंशन किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सीबीआई, ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ही सीबीआई में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया। अब पहले क्या था कि पहले भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, लेकिन अब क्या है? अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस चीज के लिए सीबीआई को खुद कॉशन हो जाना चाहिए, उनको खुद उनको खुद कॉशन हो जाना चाहिए कि भाई, कि अगर हम लोग अभी
पॉलिटिकल प्लीजिंग में लगे रहे तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें हैवी प्राइस पे करनी पड़े। ऑथर ने बोला, उन्होंने बताया कि देखो, पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक जो है ना, वो ट्रस्ट करता है सीबीआई के ऊपर अगर उनको ट्रुथ जानना होता है, जहां उनको लगता है कि यहां पर हमें कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर। तो अगर पब्लिक के सेंटिमेंट्स सीबीआई के अगेंस्ट चले गए तो सीबीआई को फिर कोई बर्बाद डिजास्ट्रस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, ये चीज बताया गया। फिर ऑथर ने खुद बोला है, उन्होंने बोला कि देखो, जब मिडिल और सीनियर लेवल के इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, बहुत अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर बिल्कुल उनका पाथ जो है बिल्कुल सही रहता है। वो इतना ज्यादा डेविएट नहीं होते। प्रॉब्लम क्या होती है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको लेकर। ठीक है, ये चीज बताई गई। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने खुद बोला कि देखो, सीबीआई पहले क्या था ना, सीबीआई में जो डायरेक्टर बनता था पहले, वो ऐसे डायरेक्टर्स बनते थे कि मतलब एक दिन का डायरेक्टर रहा फिर चेंज हो गया। तो जैसे आप गारमेंट चेंज करते हो ना, कपड़े चेंज करते हो ना, तो वैसे ही सीबीआई के डायरेक्टर चेंज होते थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बेनिफिट्स, है ना। लेकिन इस चीज को एक बहुत अच्छे जज थे, जस्टिस जेएस वर्मा, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने दिसंबर 1997 में उन्होंने एक केस हुआ था, हवाला केस। उस केस में उन्होंने लेट डाउन किया था प्रोसीजर जिससे सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, और उन्होंने खुद बताया था कि इस चीज में सीजीआई भी इंक्लूड होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन ऑफ द सीबीआई। द सीजीआई विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन पैनल। तो अभी लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई इन्वॉल्व होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर को लेकर। तो वो चीज ऑलरेडी हवाला स्कैम से निकली थी, हवाला स्कैम से ये प्रोसेस बना था, और जस्टिस जे एस वर्मा जो थे, उनका उनका ये प्रोसेस था जो अभी तक चला आ रहा है। तो सीबीआई में एक तरीके से एक उन्होंने एक चीज और करी थी। उन्होंने बोला था कि सीबीआई का डायरेक्टर जो है ना, वो मिनिमम 2 years तक डायरेक्टर बना रहेगा, उसकी डायरेक्टरशिप में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। इससे होता क्या है कि सीबीआई के डायरेक्टर में अगर उसके टेन्योर में इंटरफेरेंस होती है, तो सीबीआई के डायरेक्टर जो है या कोई भी पर्सन है, वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट करवाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए जस्टिस जय वर्मा ने यह बोला था कि सीबीआई के डायरेक्टर की जो पोजीशन होगी वो 2 साल फिक्स कर दी जाएगी, जिससे उसकी पोजीशन पे कोई खतरा नहीं आएगा फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। ओके, फिर लास्ट में ऑथर का यही कहना है कि हाँ, उन्होंने खुद बताया कि देखो, जो एनवी रमन्ना का आइडिया है कि अम्ब्रेला एजेंसी बननी चाहिए जो कि ओवरव्यू रखेगी, ओवरसी रखेगी ऑन ऑल द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बट उन्होंने बोला है कि हाँ, सीबीआई से जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि आपका आपके प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं, हॉनेस्टी के अगेंस्ट काम करते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पॉलिटिशियंस को प्लीज करने के लिए काम करते हैं, उनको सब आप वीड आउट कर दो, उनको निकाल दो। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। मूविंग फर्दर ऑन दी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रीऑर्गेनाइजिंग आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट टू मैच लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने न्यू डिस्ट्रिक्ट सेटअप क्यों किए गए। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, इसके चलते हमें एडमिनिस्ट्रेशन को नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाने पड़े, पहला। दूसरा, कि हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव किए जाए, और वो अचीव कैसे हो सकते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दो और हर पर्सन को गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए तब। तो इसके चलते हमने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। अब फिर ने बोला कि हु विल बी द न्यू डिस्ट्रिक्ट सर्व, कौन होगा डिस्ट्रिक्ट सर्व। तो उस चीज के लिए ऑथर ने खुद बोला है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स क्या सर्व करेंगे, मतलब अगर ये नए डिस्ट्रिक्ट बन गए इससे क्या बेनिफिट होगा। तो ऑथर ने खुद बताया यहां पर बताया कि जगन मोहन रेड्डी का ने क्लेम किया है कि जो डिस्टेंस था, पहले क्या था, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट से, तो जो रिमोट विलेजेस थे, रिमोट एरियाज थे, उनका कनेक्शन टू दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत कम था। अब हमने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन रिमोट एंड बॉर्डर विलेजेस टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, ये चीज बताया गया। और उन्होंने खुद बोला कि पहले हर डिस्ट्रिक्ट की जो एवरेज पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 38 लाख अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। अब कितनी हो गई बाय मेकिंग 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, 19.07 लाख, जिससे होगा क्या, पॉपुलेशन को मैनेजेबल करना आसानी होगी अब। ठीक है, ये चीज बताई गई। फिर ऑथर ने बोला कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे चलेगा। तो ऑथर ने खुद बताया ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर के, अगर हम फ्रंट पे जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट को, जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट बने उनको 13
एकड़ की जमीन दी गई है और उस 13 एकड़ में वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। मतलब इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब कि एसपी, कलेक्टर, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, सारे लोग एक जगह ही बैठे, जिससे होगा कि हर पर्सन को किसी भी पर्सन को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक ही जगह जाना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होती जाएगी। फिर ऑथर ने एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भाई उनका फिर वो 3 कैपिटल वाला प्लान का क्या होगा। तो इस चीज को लेकर ऑथर ने खुद बोला है कि हाँ, जगनमोहन रेड्डी का ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था उनका, ये थी 3 कैपिटल्स बनाना आंध्र प्रदेश की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कैपिटल्स। लेकिन बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट उनको, उनकी गवर्नमेंट को ये जो एक्ट है, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020, उसको स्क्रैप करना पड़ा, जो कि 3 कैपिटल्स बनाने की बात करता था, उसको स्क्रैप करना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूथ, सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, अभी पैगासस स्पाईवेयर को लेकर ना आपका जो कंपटीशन, आपका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और कल उसने होम मिनिस्ट्री से आपका डेटा मांगा कि भाई आप हमें डेटा दो फोन टैपिंग का। होम मिनिस्टर ने बोल दिया हमारे पास नहीं है। तो पूछा क्यों नहीं है, उन्होंने बोला कि देखो हम तो भाई जो रूल्स लेट डाउन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एंड टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 सेज कि आप सिर्फ 6 महीने तक ही डेटा स्टोर करके रख सकते हो। 6 महीने बाद आपको वो डेटा स्क्रैप करना पड़ेगा, और आप जो डेटा हमसे मांग रहे हो वो 6 महीने पुराना डेटा है। ठीक है, 6 महीने से भी ज्यादा पुराना डेटा है, और वो ऑलरेडी तो हमने स्क्रैप कर दिया, हमारे पास डेटा है ही नहीं। तो सेंटर ने बोल दिया कि हमारे पास फोन टैपिंग का कोई डेटा है ही नहीं। मूविंग फर्दर, सो कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के समय क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि आफ्टर स्क्रैबिंग आर्टिकल 370 कितने कश्मीरी पंडित्स की डेथ हुई है। तो बताया गया कि हाँ, 2017 से जो माइनॉरिटीज हैं जो कि कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी जो डेथ है वो अराउंड 34 हुई है, और देखा जाए तो 2019 से लेकर 2020 के बीच में 14 डेथ्स हुई हैं। मूविंग फर्दर, सो ये पूरा पेज आपका पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, स्किप करें। सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एंड दैट एग्रीमेंट इज अबाउट कि इंडिया में जो डॉर्मेंट सिविल पैसेंजर्स प्लेन पड़े हुए हैं, है ना, उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, मल्टी मिशन टैंकर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। ठीक है, अब मल्टी मिशन टैंकर्स एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम क्या होगा, मान के चलो जैसे कि आपके फ्लाइंग जेट्स होते हैं, है ना, फाइटर जेट्स होते हैं। अब वो फाइटर जेट्स ना, देखा जाए तो फ्यूल कभी कभी खत्म हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत सारे प्लेन्स को मिड एयर में ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो फॉर दी मिड एयर रिफ्यूलिंग हमें ये प्लेन्स को बनाना है, एंड ये प्लेन्स जो है उनको कन्वर्ट किया जाएगा फॉर दी मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में, और उन एयरक्राफ्ट को यूज करके हम लोग जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको हम लोग मिड एयर में ही रिफ्यूल कर लेंगे। मूविंग फर्दर, सो कल आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट से पूछा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से कितने लोगों की डेथ हुई है, रिपोर्ट बताइए। जब से मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हुआ है, ठीक है, 1983 में लॉ आया था जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करता था। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि आप फिजिकली कोई क्लीनिंग सीवर या फिर सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करें। ठीक है, उस चीज को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बताया है कि फ्रॉम 2013 आफ्टर स्क्रैबिंग दी मैनुअल स्कैवेंजिंग आफ्टर मेकिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इलीगल, 971 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग। मूविंग फर्दर, सो सेंटर ने तिब्बतन कम्युनिटी को 5 साल के लिए और रिलीफ एक्सटेंड कर दी है। मतलब जो तिब्बतन कम्युनिटी रह रही है इन दी धर्मशाला, है ना, हिमाचल प्रदेश में रह रही हैं, दलाई लामा, उनको जो रिलीफ है वो भी 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो चुकी है। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि जो अभी लीडर है हांगकांग की, करंट लीडर कैरी लैम, वो अभी रिटायर होने वाली हैं, एंड वो सेकंड टेन्योर नहीं सीख कर रही हैं। ठीक है, सेकंड टर्म नहीं सीख कर रही हैं, तो
देयर आर स्पेकुलेशंस के जो जॉन ली हैं वो हांगकांग के अब नेक्स्ट लीडर होंगे। ठीक है, ये लिख लेना कि जॉन ली विल बी द न्यू लीडर ऑफ आपका 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 फाइनेंशियल हब हांगकांग। ओके, एंड कैरी लैम जो कि अभी करंट में लीडर है, आउट गोइंग लीडर हो जाएंगे वो। मूविंग फर्दर, सो आज रेजोल्यूशन पे वोटिंग है अगेंस्ट रशिया, कि रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से सस्पेंड कर दिया जाए। तो यही बताया गया कि आज ना इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्व और बहुत ज्यादा नजरें रखी जाएंगी कि इंडिया इस रेजोल्यूशन में क्या वोटिंग देता है। एंड दिस रेजोल्यूशन इज बीन प्रेजेंटेड बाय द यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज। एंड वो चाहते हैं कि रशिया जो है ना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से सस्पेंड हो जाए, क्योंकि बूचा किलिंग इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि बूचा में बेसिकली सिविलियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, मर्डर भी हुए एंड रेप भी हुए, जिसके चलते आपका रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया बाय द यूएस एंड यूके एंड अदर कंट्रीज कि रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से सस्पेंड कर दिया जाए। एंड इस चीज को लेकर इंडिया जो है, इंडिया की वोटिंग पर नजरें रखी जाएंगी। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।